मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि हम लोग ASP.NET कोर वेब एपीआई का यूज़ करके हम लोग डेटा का इंसर्ट कैसे करते हैं। डेटा जब इंसर्ट करेंगे तो एपीआई के थ्रू जो डेटा जो है मेरा जो एग्जिस्टिंग मेरा जो टेबल है इसमें जाके इंसर्ट हो जाएगा फ्रेंड। तो इंसर्ट करने के लिए ऑलरेडी मैंने क्या किया हूँ, इंटिटी फ्रेमवर्क कोर का यूज़ करके कट ऑपरेशन मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो इंसर्ट अपडेट डिलीट गेट बाय आईडी और गेट ऑल डेटा के लिए जो है ऑलरेडी मैंने सेपरेट वीडियो में बनाया था, जो एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का मैंने यूज़ किया था उसमें। तो फ्रेंड अभी जो मैं कट ऑपरेशन करूँगा, जो मैं सेपरेट बनाऊँगा, इंसर्ट अपडेट डिलीट गेट बाय आईडी एंड सेपरेट वीडियो बनाऊँगा सभी का, जिसमें मैं डेपर का यूज़ करूँगा इसमें। तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा फ्रेंड, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि मैं यदि डेपर का यूज़ करता हूँ फ्रेंड, तो आपको सबसे पहले क्या होता है कि आपको डेपर को लाइब्रेरी इंस्टॉल करना पड़ता है। प्रोग्राम डॉट पैकेज के अंदर जो है डेपर का लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं। एक डेपर एक माइक्रोसॉफ्ट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, इसको इंसर्ट करने के बाद क्या होता है कि आपको जो है कनेक्शन ऐप सेटिंग जेसन में जाके आपको जो कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे क्या करता है, इंसर्ट करना पड़ता है। इस तरह से जेसन फॉर्मेट में रहता है, हम लोग ऐप सेटिंग जेसन में जेसन फॉर्मेट रहता है, इस तरह से हम लोग कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पर इंसर्ट करते हैं। उसके बाद क्या होता है, हम लोग को डेटा एक फोल्डर में बनाया हो, अपने हिसाब से डेटा और कुछ भी नाम रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है और रिकमेंडेड है डेटा रखने के लिए। और डेपर डीबी कॉन्टेक्स्ट एक क्लास बनाया हो, इसके अंदर क्या किया हो, कॉन्फ़िगरेशन में जो भी मैंने ऐप सेटिंग जेसन फाइल में जो कुछ भी डेटा आपको गेट करना होता है, इसके लिए मुझे क्या करना था, आई कॉन्फ़िगरेशन। इस तरह से हमने क्या किया है यहाँ पे रेफरेंस क्रिएट किया आई कॉन्फ़िगरेशन। ये आई कॉन्फ़िगरेशन जो इंटरफेस है प्री डिफाइंड है ASP.NET कोर में। तो कॉन्फ़िगर रेफरेंस क्रिएट किया हो, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया हो, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आई कॉन्फ़िगरेशन का यहाँ भी एक रेफरेंस क्रिएट कर रहा हूँ। इस तरह से मैं क्या कर रहा हूँ, क्लास मेंबर वेरिएबल जो ये जो है ये इंटरफेस का जो रेफरेंस इसमें क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्टर जब कॉल होगा तो मेरा डेटा लोड हो जाएगा इसमें आई कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो अंडरस्कोर कॉन्फ़िगरेशन इसमें लोड हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, एक मैंने यहाँ पे मेथड बनाया हो, सिंपल है, IDB कनेक्शन जो रिटर्न टाइप इसका होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है। आप स्ट्रिंग नहीं रख सकते हो, IDB कनेक्शन नहीं रखना पड़ेगा यदि आप डेपर यूज़ करते हो तो। DB कनेक्शन एक नाम रखो, आप ABCD कुछ भी नाम रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। उसके बाद क्या होता है, न्यू SQL कनेक्शन आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसके बाद अंडरस्कोर कॉन्फ़िगरेशन जो डेटा लोड हो गया है कंस्ट्रक्टर कॉल होने के बाद ऑटोमेटिक। इसके बाद गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, और ये जो STR जो मैंने पास किया है यहाँ पे सिंपल है, यानी इस तरह से STR जो है इस तरह से आपको पास करना पड़ेगा। इस तरह से पास करते, इससे मेरा क्या होता है, कनेक्शन स्ट्रिंग मुझे गेट हो जाएगा जब मैं इस DB कनेक्शन को मैं कॉल करूँगा। कॉल इसका कहाँ करते हैं हम लोग, डेटा एक्सेस लेयर रिपोजिटरी जो बनाते हैं उसके अंदर हम कॉल करेंगे। अब मैं बताना चाहता हूँ आपको कि इस एप्लीकेशन में क्या होता है कि जब program.cs फाइल में जाते हैं, जितने भी हम लोग सर्विस बनाते हैं फ्रेंड, चाहे वो बिजनेस लॉजिक सर्विस हो चाहे वो रिपोजिटरी सर्विस हो, सभी को मुझे इस सेक्शन के अंदर क्या करना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है। जिस तरह से मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर करके रखा है, इस तरह से आपको भी जितनी भी सर्विस बनाओगे आपको सभी को रजिस्टर करना पड़ेगा इस तरह से फ्रेंड। उसके बाद क्या करता है, मैंने क्या किया हूँ, इस एप्लीकेशन में एक सेपरेट फोल्डर बनाया हो, BLL एक डेटा एक्सेस लेयर। तो इसके बारे में मैं थोड़ा रिव्यू कर दूं कि BLL का मतलब होता है बिजनेस लॉजिक लेयर, जिसमें क्या होता है एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ भी बिजनेस लॉजिक मुझे इम्प्लीमेंट करना होता है, तो इसमें मुझे इस फोल्डर के अंदर ही जो क्लास इंटरफेस जो बनाया हूँ क्लास के अंदर मुझे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और यदि इसके बाद यदि डाटा एक्सेस लेयर, यदि कुछ डाटाबेस से रिलेटेड कुछ इंसर्ट अपडेट डिलीट मुझे कोड लिखना होता है, तो इसके अंदर मुझे रिपोजिटरी एक इंटरफेस बना है, एक क्लास बना है। इसके अंदर क्लास के अंदर क्या होता है, हम लोग जो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो फ्रेंड क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि इंटरफेस मैंने क्यों यूज़ किया, आपके मन में आता होगा इंटरफेस ही क्यों, क्लास से ही मेरा काम चल जाएगा। फ्रेंड होता क्या है कि हम लोग जो है ASP.NET कोर में प्री डिफाइंड जो होता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज होता है फ्रेंड। तो इससे क्या होता है, लूज कॉपलिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटरफेस हम लोग यूज करते हैं ताकि मेरा लूज कॉपलिंग रहे। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इंटरफेस और क्लास दोनों मुझे क्रिएट करना पड़ता है। तो फ्रेंड इस तरह से करने से क्या होता है कि अब मुझे जो है इस एप्लीकेशन में मुझे इंसर्ट करने के लिए यदि मुझे एपीआई लिखना होता है, तो एपीआई लिखने के लिए सबसे पहले इन पॉइंट्स जो बनाऊंगा मैं कंट्रोलर के अंदर जाऊंगा, क्योंकि मेरा जो एपीआई है कंट्रोलर बेस्ड बना रहा हूँ। इस क्योंकि कंट्रोलर बेस्ड क्यों है, क्योंकि इस एप्लीकेशन के अंदर भी एपीआई के अंदर जो है कंट्रोलर है, इसीलिए कंट्रोलर एपीआई बोला जाता है। एक होता है मिनिमल एपीआई, तो मिनिमल एपीआई के लिए अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा फ्रेंड, ये भी कंट्रोलर एपीआई है और मिनिमल एपीआई का अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा। तो उसके बाद क्या होता है कि इसमें जो है
आपको एक एक्शन मेथड बनाना पड़ेगा इस तरह से। एक मैं कॉपी किया नीचे को, इसको पेस्ट कर दिया। और जैसे कि मेरा जो यहाँ पे HTTP गेट है, तो मुझे तो पोस्ट करना है क्योंकि डेटा को सेव करना पड़ता है। न्यू रिकॉर्ड को मैं सेव करूँगा, इसके लिए HTTP पोस्ट आपको लिखना पड़ेगा। इस चीज़ को ध्यान रख रहे थे। तो मुझे डेटा को लेके भेजना है सर्वर में, तो मुझे पोस्ट करना पड़ेगा। तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे लिस्ट जो मैंने मेंशन किया हूँ, तो लिस्ट जो है इसको मुझे कुछ अपने हिसाब से कुछ भी नाम रख सकते हो। यहाँ पे लिखो सेव, इस तरह से सेव मैंने लिखा। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो इससे क्या होता है कि ये जो नाम जो होता है फ्रेंड, ये जो मैं स्ट्रिंग जो यहाँ पे मैं पास किया हूँ, ये होता है आपको URL में ये नाम दिखेगा। तो इसको होता है राउटिंग, एट्रीब्यूट राउटिंग का हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये जो नाम जो कुछ भी स्पेसिफाई करेंगे, ये नाम मुझे URL में दिखेगा, ब्राउज़र के URL में दिखेगा। तो जो भी आप रूट स्पेसिफाई कीजिएगा इस एक्शन मीटर के लिए, इस इन पॉइंट्स के लिए, आपको यहाँ पे वही नाम आपको URL में दिखेगा। उसके बाद क्या करना पड़ता है, इसके अंदर जो भी मैं कोई डेटा उठ के आएगा, मुझे पोस्ट करना है। पोस्ट करने के लिए कि कौन सा डेटा पोस्ट करना है, मुझे एम्प्लॉय का डिटेल्स जो भी है वो मुझे पोस्ट करना है। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा एम्प्लॉय EMP। ये जो एक्शन मेथड जब मेरा कॉल होगा, तो मुझे तो इसके साथ मुझे डेटा को, जो मुझे डेटा को रिकॉर्ड को सेव करना है डेटाबेस में, तो उस डेटा मुझे क्या चीज़ में आएगा, इस क्लास का जो इस क्लास के अंदर मॉडल जो है, इसके अंदर डेटा उठ का है। क्योंकि एम्प्लॉय का तो एक इन्फॉर्मेशन नहीं होगा जो सिंगल स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दूंगा मैं, स्ट्रिंग का str इसके अंदर पास कर दूंगा, हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं, क्योंकि इस एक एम्प्लॉय का बहुत सारा डिटेल्स होता है, नेम होता है, मोबाइल नंबर होता है, एड्रेस होता है, समझे, है ना, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होता है। इसीलिए मैंने क्या किया हूँ, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को यहाँ पे यूज़ किया हूँ। एक क्लास होता है, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है, आप सभी को पता है। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉय का एक रेफरेंस क्रिएट किया। इसके अंदर आप ये जो देखना, इस चीज़ को थोड़ा नोटिस करना है कि कि ये जो रेफरेंस है, आप देखिए आई एम्प्लॉय सर्विस का रेफरेंस है। तो आई एम्प्लॉय सर्विस का रेफरेंस है, और इसके अंदर जो यहाँ पे कॉल हुआ है, यूज हुआ है, आई एम्प्लॉय सर्विस क्या कहाँ पे कॉल हुआ है, यहाँ पे BLL के अंदर आपको मिल जाएगा। ये इसके अंदर देखिए एक मेथड बना हुआ है गेट ऑल। तो गेट ऑल बना हुआ है, तो मुझे क्या करना है, मुझे सेव करना है। तो डेटा को मुझे गेट नहीं करना है, मुझे सेव करना है, डेटा को लेके जाना है, सर्वर के ऊपर लेके जाना है। इस तरह से मैं सेव करूँगा। यहाँ पे आपको एरर देगा। जब यहाँ पे एरर देगा आपको, तो आपको क्या करना है, खाली सेव फंक्शन का लिखने से काम तो नहीं चलेगा, ये ई को इसके अंदर पास करना पड़ेगा, इस रेफरेंस को, क्योंकि इस मेथड के अंदर इस क्लास का इंफॉर्मेशन जाएगा, राइट। तो इस सेव जो हो रहा है, तो मुझे इसके अंदर इंटरफेस के अंदर जा रहा हूँ। BLL के अंदर जो इंटरफेस है, इसको बोलते हैं एम्प्लॉय सर्विस, है ना। तो इसके अंदर एक मेथड डिफाइन करूँगा इस तरह से। सिंपल है फ्रेंड, आप इस तरह से थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। मुझे जब इंसर्ट करेंगे, तो वो जो नया डेटा जो रो इंसर्ट होगा, नया रो जो इंसर्ट होगा, उसका ID मुझे गेट करना है, राइट। मुझे तो सारा इन्फॉर्मेशन तो डेटाबेस में जा ही रहा है, तो मुझे लास्ट जो वहाँ इंसर्ट हुआ उसका ID मुझे चाहिए। मुझे लॉन्ग यहाँ पे रिटर्न टाइप कर लूँगा। इस तरह से मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे ऐसे भी सेव, और इसके अंदर जो फ्रेंड सिंपल है, इस चीज़ को एम्प्लॉय इस तरह से मेंशन करूँगा। इसको लिखो मॉडल, सपोज मॉडल रख दिया। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि मॉडल लिख देने के बाद अब मुझे इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। हाँ, इम्प्लीमेंट इस क्लास के अंदर जब इम्प्लीमेंट करूँगा, तो इंटरफेस के अंदर जितना मेथड होता है, सारा मेथड को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, नहीं तो एरर दे देगा। देखिए यहाँ पे एरर दिया था, चला गया। अब मैं यहाँ पे ओपन किया, क्लोज किया। ये जो मेरा एम्प्लॉय सर्विस क्लास है, ये क्या करता है, रिपोजिटरी के इंटरफेस को देखिए रेफरेंस क्रिएट किया है। ये जो BLL जो है, डाटा एक्सेस लेयर के साथ कनेक्ट हो रहा है। तो इसका जो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसके साथ भी मैं कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये जो रिपोजिटरी है, इसके अंदर मैं सेव करूँगा इस तरह से, सिंपल। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा फ्रेंड, ये मॉडल को मैं पास कर दूंगा। इसका जो रेफरेंस लेकर आएगा, कंट्रोलर से डेटा उठा कर लाएगा, एम्प्लॉय का इन्फॉर्मेशन इसके अंदर पास कर दूंगा। ये जो एरर दे रहा है, इस एरर के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इस फंक्शन को, और इसके अंदर जाऊँगा डाटा एक्सेस लेयर के अंदर इंटरफेस, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। सिंपल यहाँ पे इस तरह से पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद क्या करना है फ्रेंड, आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी तो करना है। इसको मैं कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया।
यहाँ पे लिंक लिखूँगा, यहाँ पे जो सेव है इस तरह से आपको यहाँ पे सेव कर दिया। यहाँ पे लिखो एम्प्लॉय, तो इस तरह से मॉडल हो गया। इस तरह से मॉडल हम लोग यूज कर लेते हैं। मॉडल यूज करने के बाद जो फ्रेंड्स क्या होता करना पड़ता है, इसका जो रिटर्न टाइप क्या है, लॉन्ग। यहाँ पे लॉन्ग मेंशन करना पड़ेगा। लॉन्ग मेंशन करने के बाद जो है फ्रेंड, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है, सिंपल है। आपको थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगाना है। एसक्यूएल के अंदर सिलेक्ट क्वेरी लिखा हुआ है ना, आपको क्या लिखना है, इंसर्ट लिखना है। हम सिंपल लिखूंगा यहाँ पे इंसर्ट, जो मैं एसक्यूएल सर्वर में जो लिखता हूँ वैसा ही लिखना है। इंसर्ट इनटू, इंसर्ट के लिए इनलाइन क्वेरी क्या लेते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। इसके अंदर जो है मुझे क्या करना है कि पैरामीटर को भेज देना है। तो इसके बाद क्या है, इसके बाद जो मैं कॉलम लूँगा वैल्यू, इसके अंदर मुझे वैल्यू जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इस एम्प्लॉय में F12 प्रेस करता हूँ। मैं मॉडल के अंदर गया, सपोज मॉडल के अंदर गया, एम्प्लॉय का एक ये जो EMP है इसको मैं कॉपी किया और रिपोजिटरी क्लास के अंदर जाकर पेस्ट कर दिया। इस सिंपल है, इस तरह से पेस्ट कर दूँगा, क्योंकि मेरा कॉलम नेम और प्रॉपर्टीज नेम सेम है। तो इस तरह से आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो सेम रहेगा तो कॉपी पेस्ट यहाँ से मैं कर लूँगा इस तरह से। अब मेरा एज है, यहाँ से एज भी कॉपी कर लिया मैं। सिंपल है, आपको भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। सेव कर लिया। अब इसको मैं कॉपी कर लेता, इसी को मैं कॉपी कर लेता, इस सेम नाम से मैं पैरामीटर भी पास कर दूंगा। सिंपल है। @ पैरामीटर जब पास करूँगा, @ का हम लोग यूज़ करते हैं। आपको इस चीज़ को ध्यान रखना फ्रेंड। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे DB कनेक्शन हो रहा है। ये जो देखो ऑब्जेक्ट है ऐप डेवलपर DB कॉन्टेक्स्ट, इसका रेफरेंस क्रिएट किया है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टेड हुआ है। ये जब लोड होगा कनेक्शन मुझे मिल जाएगा। यहाँ पे मैं DB कॉन्टेक्स्ट को मैं यूज़ कर रहा हूँ। कनेक्शन हो रहा है यहाँ पे, ये कनेक्शन हो रहा है। कनेक्शन होने के बाद यहाँ पे कनेक्शन डॉट क्वारी। अब मुझे जब डेटा को गेट करना होता है, क्वारी मैंने जो है एक मेथड को यूज़ करते हैं, इसलिए मुझे डेटा को क्या करना है, पोस्ट करना है, डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट करना है। इसके लिए एग्जीक्यूट स्केलर का हम लोग यूज़ करते हैं। जब मुझे डेटा को इंसर्ट करके रिटर्न करना है, डेटा को कुछ डेटा को आईडी को रिटर्न करना है, तो एग्जीक्यूट स्केलर का हम लोग यूज़ करते हैं। इस तरह से आईडी चाहिए ना आपको लॉन्ग, इस तरह से एसक्यूएल। अब मुझे लॉन्ग करेंगे, ये लॉन्ग जो लिस्ट है आईडी है, तो आईडी मैं इससे लिखेंगे और इसको आईडी को मैं यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिटर्न कर दूँगा। अब मुझे एक चीज़ यहाँ पर आपको बताना है, जब मेरा इंसर्ट होगा यहाँ पे डेटा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंटर मारता हूँ। जब मैं इंसर्ट करूँगा फ्रेंड, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, एक फंक्शन। जब सेलेक्ट वाले लिखूँगा मैं यहाँ पे कास्ट के बाद इसमें लिखूँगा स्कोप डॉट आइडेंटिटी। ये जो आइडेंटिटी जो फंक्शन होता है एसक्यूएल सर्वर में, ये कहता है लास्ट जो इंसर्ट होता है उसका आईडी जो है ना, वो मुझे रिटर्न कर देता है। वो आईडी को मैं गेट कर सकता हूँ इस सेलेक्ट क्वेरी से। तो इस लास्ट जो इंसर्ट होगा, उसके बाद जो ये जो इंसर्ट होने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ये जब इंसर्ट कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक इंसर्ट होगा, उसके बाद मुझे यहाँ से क्या हो रहा है, ये सिलेक्ट क्वेरी चलेगा तो करेगा, ये जो एग्जीक्यूशन हुआ है इसका लास्ट रो का आईडी मुझे दो, ये रिटर्न कर देगा। इसीलिए इस फंक्शन का हम लोग यूज़ करते हैं, स्कोप अंडरस्कोर आइडेंटिटी का हम लोग यूज़ करते हैं। इसको लिखेंगे एज क्या है, तो एसक्यूएल सर्वर में क्या होता है, बिग INT होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो बिग INT होता है और इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये मुझे क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब इसमें क्या करना है आपको, आईडी, तो इस तरह से मुझे क्या करना है, आईडी मुझे गेट हो जाएगा। गेट हो जाने के बाद जो है इसको यदि यहाँ पर नहीं भी देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सिर्फ सिलेक्ट क्वेरी से आईडी ही मिलेगा ना। तो इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं और इसका जो है रिटर्न हो जाएगा, मुझे आईडी मुझे गेट हो जाएगा, लॉन्ग में मुझे आईडी गेट हो रिटर्न कर देगा। अब मुझे आपको ये बताना है कि यहाँ पर जो है रिपोजिटरी काम खत्म हो गया। सर्विस के अंदर थोड़ा देख लेते हैं। ये जो लिस्ट है, लिस्ट में कुछ नहीं है, आपको जो है लॉन्ग इसको डिफाइन कर दीजिएगा तो बेटर रहेगा। इस तरह लॉन्ग, इसको मैं दे देता हूँ आईडी।
इसको आईडी कर देते हैं तो एलाइन हो जाता है। तो उसके बाद क्या करता हूँ, कंट्रोलर के अंदर जाना है। कंट्रोलर के अंदर जो है इसको भी लॉन्ग कर देता हूँ, इसको अंदर आईडी। तो आईडी नहीं तो इसको ईएमपी रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब नया रिकॉर्ड को मुझे इंसर्ट करना है डेटाबेस में, तो यहाँ पे ओके का यूज़ करना सही नहीं होता फ्रेंड। जब किसी डेटा को मुझे गेट करना होता है, इसके लिए ओके का हम लोग यूज़ करते हैं। जब मुझे डेटा को मुझे इंसर्ट कर रहे हैं तो उस अभी भी डेटा तो इसे गेट हो रहा है, आईडी को भी रिटर्न करा लूँगा, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो है हम लोग जो है क्रिएटेड का हम लोग यूज़ करते हैं। अभी भी आईडी मेरा गेट हो रहा है, ओके का यूज़ कर रहा हूँ तो भी मुझे डेटा रिटर्न आएगा, आईडी आएगा, मैसेज डिस्प्ले करा दूंगा। तो लेकिन यहाँ पर ओके का भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। जब आप इंसर्ट करूँगा, मैं जब आपको मैं प्रोजेक्ट पे काम करूँगा, दिखाऊँगा करके, तो वहाँ पे देखिएगा मैं यहाँ पे ओके का यूज़ नहीं करता हूँ। इससे रिकमेंडेड नहीं है ओके का यूज़ करना। यहाँ पे आपको क्रिएटेड एट एक्शन, क्रिएटेड एट रूट का एक्शन मेथड होता है। ये जो मेथड होता है इसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि ओके यूज़ करने के, ओके का यूज़ हम लोग करते हैं गेट बाय आईडी, गेट बाय ऑल के लिए हम लोग क्या करते हैं, ओके का यूज़ करते हैं फ्रेंड। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यदि आईडी रिटर्न नहीं होता है तो इस बिहेव में ओके का भी आईडी नहीं रिटर्न हो रहा है सपोज, तो आप क्रिएटेड का भी यूज़ कर सकते हैं। और आईडी रिटर्न हो रहा है तो भी क्रिएटेड का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं क्रिएटेड का यूज़ करके आपको दिखाता हूँ। तो क्रिएटेड में क्या होता है, जब मेरा जो नया डेटा को हम इंसर्ट कर रहा हूँ डेटाबेस के अंदर, इसके लिए क्रिएटेड का यूज़ करिए। क्रिएटेड एट क्रिएटेड होता है। इसके बाद क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्रिएटेड लिखो, क्रिएटेड एट एक्शन का भी हम लोग यूज़ करते हैं, क्रिएटेड एट रिजल्ट का भी यूज होता है, क्रिएटेड एट रूट का भी यूज होता है। सभी का अलग अपना अपना स्कोप है। तो मैं भी क्रिएटेड का भी बता रहा हूँ इसमें। इसमें क्या होता है कि आपको एक स्ट्रिंग, यदि आपको कस्टम यूआरएल एपीआई इंसर्ट होने के बाद किस यूआरएल में रिडायरेक्ट होगा, एपीआई और ईएमपी। सपोज मैं लिखता हूँ एम्प्लॉय, इस तरह से। अब एम्प्लॉय लिखने के बाद क्या होता है फ्रेंड, यहाँ पे प्लस मुझे डेटा आईडी, ये जो आईडी रिटर्न हो रहा है आईडी। अब मुझे क्या है, कॉमा ईएमपी, ये जो मेरा जो एम्प्लॉय का जो ई है, ई इसको भेज देता है। तो इस तरह से क्या होता है, ई भी भेज सकता हूँ, या तो मैं इसको मैसेज भी दिखा सकता हूँ। इस तरह से हम यदि मैसेज भी दिखाना चाहता हूँ, मैसेज भी दिखा सकता हूँ, मैसेज भी दिखा सकता हूँ इस तरह से। इस तरह से यदि इंसर्ट हो गया सक्सेसफुली मैसेज होता है। 1 मिनट, सॉरी, इससे मैसेज भी दिखा सकता हूँ। तो इसको मैं रन करके मैं दिखाता हूँ आपको कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसको मैं रन करता हूँ। अभी मैं कुछ इसमें वैलिडेशन नहीं अभी चेक कर रहा हूँ, कुछ वैलिडेशन कहीं पर भी मैं चेक नहीं किया हूँ। कि कार्ड ऑपरेशन होने के बाद जो है वैलिडेशन के बारे में बात करूँगा। मुझे अभी चेक करना है डेटा गेट हो रहा है, डेटा पोस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लेता है फ्रेंड। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले लिस्ट में ओपन करता हूँ। अब देखिए एग्जीक्यूट किया गेट वाला फंक्शन जो ऑलरेडी मैं पहले बना चुका हूँ वीडियो। तो यहाँ पर देखिए लिस्ट में जब इंसर्ट किया, लास्ट जो 14 आईडी है डी डी पोल 16 है ना। अब मैं बताता हूँ इसमें, इसको मैं कोलैप्स किया और इसमें सेम में गया, ट्राई इट नाउ किया और इसमें मैं करता हूँ, इसमें को शंकर, राइट। इसके बाद क्या है, इसका एड्रेस कॉल 19, इसका लिख मोबाइल नंबर समथिंग कुछ भी दे दो। और उसमें क्या है कि आईडी आप जो 45। अब मैं इसको इंसर्ट करता हूँ फ्रेंड।
तो इंसर्ट किए तो यहाँ पे एक एरर दिया है। एरर दिया है कि यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, वो मैं आपको बता दूँ। स्टॉप करता हूँ। तो स्टॉप करने के बाद जो है आपको जो है ये जो इंसर्ट हुआ एसक्यूएल जो मैं पास किया हूँ, यहाँ पे एक पैरामीटर भेजना पड़ेगा। जो पैरामीटर है, ये पैरामीटर तो इसके अंदर मैं पास ही नहीं किया हूँ, डेटा जाएगा कैसे? तो इसके पास करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे न्यू, इसके अंदर जो है मुझे भेजना पड़ेगा। क्या भेजना पड़ेगा? ये जो मेरा जो है इसको मैं पकड़ूंगा और इसको इसके अंदर इस तरह से अब इक्वल टू करूँगा, इक्वल टू इसको है मॉडल डॉट emp नेम। इसी तरह इसको मॉडल डॉट एड्रेस, एक एक कर जितना भी पैरामीटर है उतना पैरामीटर मुझे यहाँ पे मेंशन मैनुअली पास करना पड़ता है। यदि मैं यहाँ पे डायरेक्ट इस ऑब्जेक्ट को पास कर देता उससे भी मेरा हो जाता, लेकिन मुझे मैनुअली पास करने से ये फ़ायदा होता है कि आप जो फील्ड को अपडेट करना चाहते हो उसी को आप सिर्फ यहाँ पैरामीटर के रूप में आप भेज सकते हो। इससे बहुत अच्छा होता है। तो ज़्यादा फील्ड को जो है डेटाबेस में जाकर हिट नहीं करेगा। जो मुझे रिकमेंडेड है वही मुझे डाटा को भेजना है, ताकि वो उसी को हिट करेगा। इस तरह से पैरामीटर मैंने भेज दिया। अब मुझे इसको क्या करना है, चेक करना है। अब फिर से रन करता हूँ। प्रोसेस हो रहा है। सेव पे मैंने क्लिक किया, राइट नाउ किया। इसके अंदर मैं लिखता हूँ शंकर, इसका कोल 19 और इसमें मोबाइल नंबर, एज 35। इसको मैं करता हूँ एग्जीक्यूट। अब देखिए सेव सक्सेसफुल हो गया। एपीआई में आईडी जो है एम्प्लॉय 15 दिखा रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे स्लैश मेंटेन नहीं किया था। यहाँ पे देख पाए लोकेशन एपीआई स्लैश एम्प्लॉय स्लैश 15, यहाँ पे मैंने 15 स्लैश मेंशन नहीं किया था, इसलिए यहाँ पे 15 के बीच में जो है एक स्पेशल कैरेक्टर हमने फॉरवर्ड स्लैश का मतलब यूज करना चाहिए था। और इसके बाद मिसिंग है वहाँ पे। और इसके बाद मैंने डेटा को सक्सेसफुली सेव हो गया। अब मुझे क्या करना है, लिस्ट में जाकर चेक करके दिखाता हूँ लिस्ट में मेरा डेटा शो कर रहा है नहीं करना है। इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा, ट्राई नॉक किया, एग्जीक्यूट किया। अब इसमें शंकर लास्ट में जो शंकर आएगा, देखिए शंकर यहाँ पे। इस तरह से क्या होता है कि मुझे डेटाबेस में डेटा क्या होगा, इंसर्ट हो जाता है फ्रेंड। तो आपको इस तरह से भी क्या करना है, डेटा को इंसर्ट करना है ASP.NET Core वेब API का यूज़ करके। और इसमें क्या होता है कि मैं सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ ASP.NET डेपर का हम लोग यूज़ करते हैं ASP.NET Core वेब API में। सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ कार्ड ऑपरेशन का। तो आप लोग देखिए, वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो फ्रेंड।